सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लक्ष्य एक बेहतर भविष्य के लिए। हाँ मित्रों, मैंने 50 वीडियो बनाने का एक टारगेट रखा हुआ है और ये मेरे माइंड में क्यों आया 50 वीडियो मैं क्यों बनाऊँ। मेरे मन में बहुत सारी दुविधाएं थी। जब मैं वीडियो बनाऊंगा मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे सैटरडे और संडे 2 दिन अपनी वीडियो बनानी है और उसके लिए मुझे रात दिन पढ़ना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जो मेरे पीछे के जो अनुभव है, जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, वो भी मैं बांटना चाहता था, वो भी मैं शेयर करना चाहता था। इसलिए वीडियो बनाने का मेरे माइंड में एक विचार आया। लेकिन मन में दुविधा थी कि पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं इस वीडियो को देखेंगे या नहीं देखेंगे, इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे। क्या मैं इतनी मेहनत के वीडियो बनाऊंगा तो क्या बच्चे इसको देखेंगे। फिर सोचा अगर 2 या 4 बच्चों का भविष्य बदलता है, वो अपना टारगेट पाते हैं, वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे होते हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत जो है वो सार्थक हुई है। तो मित्रों, एक तो कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि मैं देखता हूँ कोई बच्चे 70, 80, 90, 95% नंबर लाने के बाद भी वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाने की वजह से यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं होता है ज़िंदगी में करना क्या। बड़ा दुख होता है उस समय। हमारे आस पड़ोस के बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें खुद पता नहीं होता कि करना क्या है। तो उन्होंने केवल 2-3 चीज़ सुनी होती हैं, जी मेंस है, NDA है, CDS है, नीट है, जो परंपरागत चीज़ चली आ रही हैं, परंपरागत जॉब्स जो हैं, केवल उन्होंने वही सुना होता है, वो उसकी तैयारी कर रहे होते हैं या एक हल्के फुल्के मन से एग्ज़ाम दे के आते हैं और नहीं निकलते हैं तो वे सोचते हैं कि अब ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा दुख होता है। जिस बच्चे ने नर्सरी से लेकर 12 तक पढ़ा होता है, रात दिन मेहनत की होती है, उनके पेरेंट्स ने उतने पैसे खर्च किए होते हैं उनके ऊपर, और लास्ट में बच्चा बेरोजगार घूम रहा होता है, तो उस समय बड़ा दुख होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से होता है कि उनको कैरियर के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे होते हैं, तो जानकर दुख होता है। तो इसीलिए वीडियो बनाने का मेरे माइंड में विचार आया। दूसरा विचार इसलिए भी आया, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे या जो अभी हाई स्कूल या इंटर में पढ़ रहे हैं या जिन्हें ग्रेजुएशन कर लिया या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर उनसे आप BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom इनकी फुल फॉर्म पूछोगे तो यहाँ तक कि उनको फुल फॉर्म भी पता नहीं होती है। तो ऐसे ही कई सारी चीज़ों को लेके जो मन में विचार आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ और मेरी इस वीडियो से 5 बच्चे भी अगर सफल होते हैं तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। तो मित्रों, मैंने 50 वीडियो बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। 50 वीडियो इसलिए बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है ताकि कोई बच्चा ये 50 वीडियो देख ले या कोई पेरेंट्स अगर 50 वीडियो देख ले तो वो डिसाइड कर पाए अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार डिसाइड कर पाए कि मुझे किस फील्ड में कैरियर बनाना है, तो ये डिसाइड कर ले। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के पहले वीडियो की लक्ष्य एक बेहतर भविष्य के लिए, जिस मैंने हर एक वीडियो का नाम रखा हुआ है लक्ष्य एक बेहतर भविष्य के लिए। तो उसमें आज पहला वीडियो हमारा है SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग। ये एक भारत सरकार का उपक्रम है जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी और इसके द्वारा भारत सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो अब समझते हैं मित्रों, SSC, केवल SSC शब्द जान लेने से कुछ नहीं होगा। SSC जो है 8 ग्रुप में अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग पदों के हिसाब से 8 ग्रुप में एग्ज़ाम लेता है। अगर हमें पूरे SSC को समझना है तो हमें 8 के 8 ग्रुप समझने होंगे ताकि हम अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार इन 8 ग्रुप में से कौन सा एग्ज़ाम दें, हमें किस पद में हमें इंटरेस्ट है, कौन सी पोस्ट में हमें इंटरेस्ट है। तो हमें 8 के 8 ग्रुप को समझना होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। तो आज हम पहला ग्रुप समझते हैं SSC MTS। आज का हमारा वीडियो बनेगा लक्ष्य एक बेहतर भविष्य के लिए मैं SSC MTS। मित्रों, SSC MTS का मतलब मैं पहले इनके बारे में बता दूं। SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, SSC CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल,
एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जेई और एसएससी जेएचटी। ये 8 के 8 ग्रुप को हमको समझना होगा। पहला ग्रुप है एसएससी एमटीएस। मित्रों, एसएससी एमटीएस की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास है, और जिसने 12th कर लिया है या ग्रेजुएशन कर लिया है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो 100 रुपये जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको 100 रुपये चार्ज करना होगा। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न किस टाइप का पैटर्न एग्ज़ाम का रहेगा, तो इसको जो है वो 2 चरणों में पेपर होता है इसका। एक कंप्यूटर बेस्ड होता है और एक होता है डिस्क्रिप्टिव। कंप्यूटर बेस्ड में क्या आएगा, जनरल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ये सब चीज़ें जो है ये पहले पेपर में आएंगी और ये कंप्यूटर बेस्ड होंगी, इनको ऑनलाइन देना होगा और सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शनल होंगे। दूसरा पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव का। डिस्क्रिप्टिव में आपको पेन और कॉपी का इस्तेमाल करना है और 30 मिनट का टाइम आपको इसमें मिलेगा, और इसमें आपको एक निबंध या फिर एक पत्र, दोनों में से कोई एक चीज़ ये आपको इसमें लिखनी है। तो मित्रों, ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न का। अब इसके बाद आता है एमटीएस जॉब प्रोफाइल, यानी अगर आप एमटीएस में निकलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, यानी आप किस पद पे भर्ती होंगे। तो इसके लिए है जो पद होते हैं पियोन, गेटकीपर, चौकीदार, वॉचमैन जिसको कहते हैं, और ऑपरेटर, जूनियर ऑपरेटर और गार्डनर के पदों में आपकी नियुक्ति होती है। अब दूसरा आता है डिपार्टमेंट और सैलरी के बारे में बात करते हैं और तैयारी कैसे करें इसके बारे में बात करते हैं। डिपार्टमेंट की बात करें तो ये आपके मार्क्स पर निर्धारित करेगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी, किस विभाग में आपको जॉब मिलेगी। ये आपके जो मार्क्स आएंगे उसके द्वारा जो रैंकिंग बनेगी, जितनी अच्छी रैंकिंग होगी उतने अच्छे डिपार्टमेंट मिलेंगे। तो डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो उसमें जॉब किन डिपार्टमेंट में लगती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स। इन विभागों में आपकी जॉब लगती है। अब बात करते हैं तैयारी की। तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। तैयारी कैसे करें, मैंने बताया था कि एक तो आपको जो उसमें पहला पेपर जो है वो उसमें 4 चीज़ें आपको तैयार करनी है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसका एक पार्ट है, इसको आपको बहुत गहराई से तैयार। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने केवल एमटीएस का एग्ज़ाम देना है, आपने ये सोचना है कि अगर मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ तो मेरे कम से कम 30 से 40 एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है। इसलिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को आपको एक नहीं 8-8, 10-10 बुक से तैयारी करनी होगी। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस की बात आती है, उससे पहले मैं जनरल इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ। जनरल इंग्लिश की बात आती है तो मित्रों, जिस बच्चे ने नर्सरी से लेकर 10th तक पढ़ा होता है या नर्सरी 12th तक या ग्रेजुएशन पढ़ा होता है, कम से कम उसने 10, 15, 17 साल अपने जो है पढ़ाई में लगा दिए होते हैं। तो क्या वो जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश ग्रामर को, संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकता है? जरूर सीख सकता है। आप यूट्यूब में जाएं, गूगल में जाएं, वहाँ सर्च करें कि पूरी इंग्लिश ग्रामर होती कितनी है। पहले तो 1 या 2 पेज में ये लिख लीजिए कि पूरी इंग्लिश ग्रामर कितनी होती है, उसके टॉपिक से लिख लीजिए, उसके हेडिंग से लिख लीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 30, 35, 40 हेडिंग्स होंगी। अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक, बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश जो है, संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर अगर आपको आ गई तो आप इसी एग्ज़ाम में नहीं, आप 30-40 एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और निकाल भी सकते हैं एग्ज़ाम। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आपने केवल कुछ 2-4 चीज़ें ग्रामर में पढ़ ली और आप टेस्ट देने जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इतना आराम से कर सकते हैं और पूरी तैयारी के साथ जाएं। अब आती है जनरल अवेयरनेस यानी जीके की बात आती है। तो जीके के लिए ठीक है, आपने भारत का इतिहास पढ़ा, मिडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी। इसके अलावा आपको भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, इकोनॉमिक है या पॉलिटिक्स है या राज व्यवस्था संविधान है, ऐसे चीज़ें तो आपको बहुत गहराई से पढ़नी ही पढ़नी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं केवल एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए जा रहा हूँ। नीचे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े पद हैं, बहुत बड़े बड़े पद हैं, आपको एक बड़े लेवल की तैयारी करनी है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपने किसी बुक में ये पढ़ा कि दिल्ली कौन सी नदी किनारे बसा है, तो आपने कहा गोमती नदी किनारे बसा है, यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अब पूरे भारत में जितने भी शहर हैं, आप क्या करेंगे, कौन किस नदी किनारे बसा है पूरा याद कर लेंगे। जैसे लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, ऐसे कि जितने भी शहर हैं कौन सी नदी किनारे बसे हुए सब याद कर लेंगे। अगर किसी एग्जाम में आपने देखा कि इस बुक के लेखक का नाम क्या है, वहाँ एक क्वेश्चन आपने स्टेप से देखा, तो अब आपने क्या करना है, 200, 300, 400 बुक्स और उसके लेखक के नाम याद कर देने हैं। इस तरह से आपने देखा कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है, तो आपने क्या करना है, सारे महापुरुषों की समाधि स्थल याद कर देनी है। इसी तरह से आपने देखा कि महात्मा गांधी का उपनाम क्या है, तो आपने क्या करना है, सारे महापुरुषों के उपनाम याद कर देने। अगर आपने देखा किसी एग्जाम में आया हुआ है कि चीन की राजधानी कहाँ है, इसका मतलब आपने सारे विश्व की राजधानी, भारत की राजधानी के साथ साथ सारे विश्व की राजधानी याद कर देनी है। मित्रों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि एक एक नंबर की लड़ाई है, एक एक नंबर की लड़ाई है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 16 से 18 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर केवल 2 घंटे मेहनत करके, खेल के, कूद के, मस्ती में अगर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे मेहनत करके अगर आप अपना लक्ष्य पा लोगे, तो फिर पूरे खटीमा में, पूरे भारत में कोई बेरोजगार रहेगा ही नहीं, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर ऐसे ही मजाक में अगर आपके लक्ष्य मिल जाएं तो आपको, इसलिए आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए 16, 18 घंटे मेहनत करने के अलावा रात में, दिन में, जुनून में, हर समय आपके माइंड में केवल आपका टारगेट होना चाहिए और उसी के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है। ये था, मैं बात कर रहा था, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा था। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, मैथ्स की बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब होता है मैथ्स। इसमें आपको किसी का ध्यान देना है, सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक हो गया, अरिथमेटिक दूसरा टॉपिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, डाटा इंटरप्रेशन हो गया। अगर आप अभी 9th में पढ़ रहे हैं या 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल की बुक्स के अलावा, यानी 6 से लेकर 10 तक मैथ्स बनाने के अलावा या अपने स्कूल का जो सिलेबस है उसके अलावा आप तैयारी कर लीजिए। आज ही से एक कॉपी बनाइए और मैथ्स के लिए पहली कॉपी बनाइए सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन में जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप क्या करें, सिंप्लीफिकेशन में 2 पेन का यूज करें, चाहे आप रेड और ब्लू करें या ब्लू और ब्लैक करें। केवल पहले सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन ही क्वेश्चन उतारिए आप, 100, 200, 500, 1000
जितना संभव हो सकता है उतने क्वेश्चन उतारिए और बहुत सुंदर राइटिंग में केवल क्वेश्चन उतारिए और रोज़ उनको 20, 30, 50, 100 क्वेश्चन रोज़ सॉल्व कीजिए। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है आपको पता होगा। सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ना है, एडिशनल हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब एंड क्यूब रूट हो गया, फ्रैक्शन हो गया, वी वॉर्ड माउस हो गया। ये सब जो है सिंप्लीफिकेशन में आपने पढ़ना है। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको 50 टीचर अच्छे मिल जाएंगे सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने वाले और आपको पूरे नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे। अरिथमेटिक की बात करते हैं तो अरिथमेटिक में नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन डेसिमल हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, पाइप एंड सिस्टेंस हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप अरिथमेटिक की तैयारी करेंगे और इस तरह मैंसुरेशन में करेंगे, इस तरह ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, इसी तरह से एलजेब्रा में करेंगे और इसी तरह से डाटा इंटरप्रेशन में करेंगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको लाखों में एक बनना है, लाखों में एक बनना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फिर एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपको सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करना है तो आप आज से ही केवल 1000 क्वेश्चन लिखिए। पहले क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिखिए बहुत सुंदर राइटिंग में, फिर उनको सॉल्व करना शुरू करें, क्योंकि आपने वहाँ एग्ज़ाम पास नहीं करना है, आपने वहाँ लाखों लोगों को पीछे छोड़ के अपनी सीट निकालनी है। तो मित्रों और बच्चों, आपने ऐसे तैयारी करनी है। मैं लास्ट में एक लाइन कहना चाहूँगा। अभी तो हमें 50 वीडियो बनानी है तो 50 वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे लक्ष्य को लेकर। मैं लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने कोई जॉब निकालनी है, आपने कोई अपना लक्ष्य पाना है तो उसकी आपको कीमत चुकानी होगी, आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। यानी आपको 16 घंटे 18 घंटे बहुत एक प्लानिंग के साथ हार्ड वर्क करना होगा। तो मित्रों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।